नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने से यूट्यूब प्लेटफॉर्म लर्न नर्सिंग कंसेप्ट के अंदर। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन, एमसीक्यू सीरीज आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। और हम यहाँ पर कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनका जानना हमारे लिए ज़रूरी रहता है। ये जो है एमसीक्यू सेशन, इसका पार्ट 5 आज हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियसली हम 4 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने 4 पार्ट वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी रेफर आप कर सकते हैं। आज हम कुछ एडवांस क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे इसी सीरीज़ के कंटिन्यूस के अंदर। तो आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। और इस सीरीज़ का हमारा पहला एमसीक्यू ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। पहला एमसीक्यू कह रहा है कि फर्स्ट इंडोक्यूनस वैक्सीन फॉर प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर, इंडिया की पहली वैक्सीन जो आपकी काम आती है सर्वाइकल कैंसर के लिए, वो कौन सी है, ये सवाल ने पूछा है। ऑप्शन ए कह रहा है गार्डासिल 9, ऑप्शन बी कह रहा है सर्वावैक डी सर्वावैक, ऑप्शन सी कह रहा है जाइकोव डी, और ऑप्शन डी कह रहा है इंडोवैक। क्या रहेगा आंसर? यहाँ पर देखियो, गार्डासिल जो होता है ये आपके सर्वाइकल कैंसर के लिए यूज़ की जाती है। गार्डासिल जो होती है आपकी सर्वाइकल कैंसर के लिए यूज़ की जाती है। सर्वाइकल कैंसर के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन ये प्रीवियसली यूज़ की जाती थी। प्रीवियसली, ये अभी यूज़ नहीं की जाती है। यहाँ पूछा है फर्स्ट इंडोजिनस, मतलब इंडिया की वैक्सीन कौन सी है, तो यहाँ पर सर्वावैक, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। सर्वावैक जो है वो आपकी इंडिया की सबसे पहली वैक्सीन है जो काम करती है किसके लिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए। सर्वावैक जो होती है ये आपके किसने डेवलप की थी, तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, SSI सीरम इंस्टीट्यूट जो आपके दिल्ली के अंदर है, दिल्ली, उसने ये वैक्सीन डेवलप की है सर्वाइकल कैंसर के लिए, जो किसके अगेंस्ट काम करती है, ये भी महत्वपूर्ण बात है। वो आपकी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV के अगेंस्ट काम करती है, जो सर्वाइकल कैंसर का कारण बनता है ना, उसके लिए। यहाँ एक ऑप्शन दे रहा है जाइकोव डी और इनकोवैक डी। ये जो दोनों वैक्सीन है ये किसके लिए की जाती है, ये काम ली जाती है कोविड-19। ये दोनों जो वैक्सीन है कोविड-19 के लिए जाती है। ये जो जाइकोव डी है ये आपकी इंट्राडर्मल दी जाती है ना, इंट्राडर्मल, और इनकोवैक जो होती है इंट्रानेजली, है ना। तो ये जो दोनों है आपके कोविड की वैक्सीन है। गार्डासिल प्रीवियसली यूज़ की जाती थी, अभी जो होती है सर्वावैक। इंडिया की फर्स्ट सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन कौन सी होती है आपकी, सर्वावैक। बाकी ऑप्शन यहाँ पर गलत रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल कह रहा है फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर हेल्थ के लिए इंटरनेशनल पहली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी, ये सवाल ने पूछा है। ऑप्शन ए कह रहा है SNA, ऑप्शन बी कह रहा है ICN, ऑप्शन सी कह रहा है TNAI, एंड ऑप्शन डी कह रहा है INC। तो SNA इसकी फुल फॉर्म होती है पहले दोस्तों स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन। ICN आपको पता है, ICN जो होती है इसको कहते हैं इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेस। TNAI जो होता है इसको कहते हैं अपन ट्रेंड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एंड INC मतलब इंडियन नर्सिंग काउंसिल, है ना। तो इसने पूछा कि पहली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ के रिगार्डिंग कौन थी। तो ये जो SNA है, जो स्टूडेंट नर्सेज एसोसिएशन है, ये आपके कब एस्टैब्लिश हुई थी, 1929 के अंदर। 1929 के अंदर कौन आपके एस्टैब्लिश हुई थी, स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन, है ना। और इसका जो है ICN जो इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेस है, ये कब एस्टैब्लिश हुई थी, तो इसको आपको याद रखना है 1899 के अंदर। और ऑप्शन सी जो है ट्रेंड नर्स एसोसिएशन, है ना, ट्रेंड नर्स एसोसिएशन, ये जो आपके कब एस्टैब्लिश हुई, 1908 के अंदर। 1908 के अंदर जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है वो आपके एस्टैब्लिश हुई थी 1947, है ना।
तो यहाँ पर अब देखो सबसे ओल्ड कौन सा है, पहला पूछा है तो जो सबसे पुराना एस्टेब्लिश है वही आपका इंटरनेशनल होगा। तो यहाँ पर 1899 के अंदर आपके ICN, जी हाँ ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब बनेगा। इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेज यहाँ पर फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब बनेगा। और ये इंटरनेशनल है, आपके इंडिया के अंदर नहीं है ना। अब इनके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें, हेडक्वार्टर है ना, जैसे स्टूडेंट नर्सेज एसोसिएशन है, इसका है दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर है। और ये जो आपके ट्रेंड नर्स एसोसिएशन है ना, ट्रेंड नर्स, इसका भी कहाँ पर है, आपके दिल्ली, दिल्ली के अंदर है। और इंडियन नर्सिंग काउंसिल का भी कहाँ पर है, दिल्ली। लेकिन ये जो ICN है, ICN इसका कहाँ पर है पूछा जाए तो ये जिनेवा के अंदर है, जिनेवा, जिनेवा जो आपके स्विट्जरलैंड है ना। ये इंटरनेशनल है प्यारे दोस्तों, ये इंडियन नहीं है ना। तो आपको याद रखना जिनेवा, जहाँ पर आपके WHO का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है, जिनेवा के अंदर। तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है पेप्समेयर स्क्रीनिंग इज एग्जाम्पल ऑफ, पेप्समेयर स्क्रीनिंग किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए कह रहा है प्राइमोर्डियल, ऑप्शन बी प्राइमरी, ऑप्शन सी सेकेंडरी प्रिवेंशन, ऑप्शन डी टर्सरी प्रिवेंशन। क्या रहेगा, बहुत ईजी सवाल है और मल्टीपल टाइम में ये कंसेप्ट से एग्जाम सवाल बनता है, ये टॉपिक से बनता है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन से हर बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है। तो एक सवाल यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर डिस्कस कर रहे हैं। ये आपके देखो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन जो होते हैं, जहाँ पर पहले से कोई रिस्क फैक्टर प्रेजेंट बिल्कुल नहीं होता है ना, नो रिस्क फैक्टर, नो रिस्क फैक्टर, कोई भी रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, फिर भी अपन कुछ प्रिवेंशन कर रहे हैं, वो किसके अंदर आएगा, आपके प्राइमोर्डियल के अंदर। प्राइमरी प्रिवेंशन किसको कहते हैं, जहाँ पर रिस्क फैक्टर जो होते हैं, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, वहाँ अगर कोई प्रिवेंशन अपन करते हैं तो वो प्राइमरी के अंदर आएगा। अगर हम कोई अर्ली डायग्नोसिस करते हैं ना, अर्ली डायग्नोसिस करते हैं किसी डिजीज़ का और उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं, तो वो आपके सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आएगा। और टर्सरी प्रिवेंशन की बात करें तो अगर आप कोई पेशेंट का ट्रीटमेंट कर चुके हैं, उस डिजीज़ को प्रिवेंट कर रहे हैं, रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं ताकि वो अगेन वापस ना हो, रिहेबिलिटेशन, वो किसके अंदर आएगा, आपके टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर। तो यहाँ पर पेप स्मीयर जो होता है एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, डायग्नोसिस प्रोसेस होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है आपके सर्वाइकल कैंसर के लिए। डिजीज प्रेजेंट है, उसको डायग्नोस कर रहे हैं, ट्रीटमेंट करेंगे बात की बात है। लेकिन डायग्नोसिस जो होता है आपके, हमने अभी देखा अर्ली डायग्नोसिस आपके किसके अंदर आता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन कहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, बाकी सारे ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत जवाब बनेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब बनेगा। आपको याद रखना है, ये कंसेप्ट हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अगला सवाल क्या है, इनवोल्यूशन ऑफ द यूट्रस कंप्लीटेड बाय, है ना। इनवोल्यूशन जो अगर यूट्रस का है वो कंप्लीट कब होता है ना। ऑप्शन ए कह रहा है 6 वीक्स, ऑप्शन बी कह रहा है 8 वीक, ऑप्शन सी कह रहा है 12 वीक एंड ऑप्शन डी कह रहा है 16 वीक। जी हाँ, ऑप्शन ए 6 वीक जो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। इनवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, इनवोल्यूशन का मतलब होता है आफ्टर प्रेगनेंसी, है ना। प्रेगनेंसी के बाद में जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो आपके प्री प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर आते हैं ना वापस, उस कंडीशन को कहते हैं इनवोल्यूशन। आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या जिसके अंदर यूट्रस मेनली है ना, यूट्रस कम इन प्री प्रेग्नेंट स्टेट, उसको अपन क्या बोलते हैं, इनवोल्यूशन बोलते हैं। और ये जो इनवोल्यूशन होता है वो आपके 6 वीक के अंदर कंप्लीट हो जाता है। 6 वीक कहो या आपके 42 डेज कहो, दोनों ही एक ही बात है। ये जो इन्वोल्यूशन होता है किस पीरियड के अंदर होता है, आपके प्रेगनेंसी के बाद में 6 वीक के पीरियड को कहा जाता है प्यूपेरियम पीरियड होता है, उसके अंदर होता है आपका इन्वोल्यूशन। तो प्यूपेरियम पीरियड आपके भी 6 वीक ये 6 वीक के अंदर होता है, जिसके अंदर लोग क्या होता है आपके इन्वोल्यूशन होता है। इस टाइप की कहानी है। तो इन्वोल्यूशन आपके कब कंप्लीट होता है, 6 हफ्ते के अंदर, 42 डेज के अंदर। अगर मान लीजिए किसी कारणवश इन्वोल्यूशन नहीं होता है, यूट्रस ये अपनी जो है प्री प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर नहीं जाता है, इन्वोल्यूशन नहीं हो जाता है, उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, तो उसको अपन कहते हैं सब इन्वोल्यूशन। सब इन्वोल्यूशन का मतलब होता है फेलियर ऑफ इन्वोल्यूशन,
है ना, थोड़ा सा सिंपल टर्मिनोलॉजी है। तो इन्वोल्यूशन का मतलब होता है प्री प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर जाना, और सब इन्वोल्यूशन का मतलब फेलियर ऑफ इन्वोल्यूशन। आई बात समझे? हम पढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है मेरे दोस्तों, व्हाट इज द प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन फॉर अपगार स्कोरिंग। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अपगार स्कोरिंग के पीडियाट्रिक नर्सिंग से सवाल आया है। पहला ऑप्शन कह रहा है स्किन कलर, ऑप्शन बी कह रहा है हार्ट रेट, ऑप्शन सी कह रहा है ग्राइमेशन, ऑप्शन डी कह रहा है आपकी रेस्पिरेटरी रेट। ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए और ध्यान से आंसर दीजिएगा, मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स के अंदर पूछा हुआ सवाल है। अपगार स्कोरिंग हम जब भी पढ़ते हैं, अपगार स्कोरिंग जो रहती है इसके न्यूबॉर्न जब भी जन्म लेता है तो उसके ब्रेन को असेस करने के लिए, उसके वाइटल ऑर्गन को असेस करने के लिए स्कोरिंग दी जाती है। वर्जीनिया हेंडरसन के ये स्कोरिंग दी थी, जो एक अमेरिकन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थे, है ना, उन्होंने एक स्कोरिंग दी अपगार स्कोरिंग। उन्होंने देखा अपगार स्कोरिंग जो होती है आपकी वाइटल ऑर्गन के असेसमेंट के लिए काम में ली जाती है, ब्रेन के लिए, आपके लंग्स के लिए और आपके जो हार्ट है उसके लिए मेनली। जन्म के टाइम नॉर्मली 2 बार किया जाता है, आफ्टर बर्थ 1 मिनट, आफ्टर बर्थ और 5 मिनट्स, और कभी कभार 3 बार किया जाता है जो आफ्टर बर्थ 10 मिनट पर भी करते हैं, लेकिन मेनली 2 बार करते हैं। अपगार स्कोर जो होता है इसके अंदर बेसिकली 5 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 5 कंपोनेंट, ये से नाम से पता चलता है। अपगार, अपगार है ना, ए का मतलब होता है आपका अपीयरेंस, अपीयरेंस। पी का मतलब होता है पल्स रेट या हार्ट रेट, HR। जी का मतलब होता है ग्राइमेस, ए का मतलब होता है एक्टिविटी, है ना, आर का मतलब होता है रेस्पिरेटरी पैटर्न, पैटर्न, रेस्पिरेटरी रेट नहीं है यहाँ पर, पैटर्न होता है। अपीयरेंस का मतलब होता है स्किन कलर, है ना, स्किन कलर होता है अपीयरेंस का मतलब होता है। और पल्स रेट, हार्ट रेट, स्किन कलर जो होता है नॉर्मली बच्चे का कैसा होता है आपके पिंक कलर का होता है ना, पिंक कलर का। हार्ट रेट जो होती है आप बच्चे की नॉर्मल जो वैल्यू होती है आपके 120 से लगाकर 160 बीट पर मिनट होती है, ये नॉर्मल रेट होती है। ग्राइमेस जो होते हैं वो आपके रिफ्लेक्स चेक करते हैं, ब्रेन के फंक्शन के लिए रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं। एक्टिविटी जो है आपकी मसल की टोन अपन चेक करते हैं, मसल टोन, है ना। और रेस्पिरेटरी पैटर्न जो होता है हमेशा आपके रेगुलर होता है। कैसा होता है? रेगुलर होता है। अब्डोमिनल पैटर्न होता है, अब्डोमिनल रेस्पिरेशन होता है बच्चे के अंदर। यहाँ पर पैटर्न पूछा जाता है, हमेशा पैटर्न होता है, रेट कभी नहीं होती है ना। तो रेट अगर कहीं ऑप्शन आता है तो वो गलत जवाब है। अब इन्होंने पूछा है कि इनमें से प्राइमरी और सबसे ऑब्जर्वेशन क्रिटिकल कौन सा होता है ना, वो सबसे जरूरी पूछा है। तो यहाँ पर अपीयरेंस नहीं होगा, स्किन कलर नहीं होगा, ग्राइमेस नहीं होगा, रेस्पिरेटरी रेट नहीं होगा। यहाँ पर हार्ट रेट जो है वो बिल्कुल सही जवाब बनेगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। कभी कभार, हर बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, और हार्ट रेट हमेशा इसका सही आंसर मानेंगे। हार्ट रेट की जगह पल्स रेट भी लिख सकते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना, हार्ट रेट या पल्स रेट दोनों एक ही बात है, जो नॉर्मली 120 से 160 के बीच में होती है। अगर कोई बच्चा सो रहा है तो उसकी 100 के आसपास हो सकती है, और कोई बच्चा क्राई करता है तो इसकी 180 के आसपास हो सकती है। लेस देन 100 रहेगी तो उसको अपन ब्रेडिकार्डी के नाम से जानते हैं, और मोर देन 180 रहेगा तो उसको अपन टेकिकार्डी के नाम से जानते हैं। ये इन्फेंट या पीडियाट्रिक बच्चों के अंदर बात करते हैं, न्यूनेट के अंदर, न्यूबॉर्न के अंदर, है ना। तो ये अपगार स्कोरिंग से एक सवाल होता है, पूरी स्केल रहती है, अलग अलग इसके मेजरमेंट की स्केल रहती है, उसकी स्कोरिंग अलग अपन देते हैं। एक सवाल यहाँ से फिक्स बनता है। अगला सवाल कह रहा है, A physician has prescribed oxygen PRN for an infant with congestive heart failure. In which situation would the nurse plan to administer oxygen to the infant? सवाल कह रहा है, एक डॉक्टर है जिसने प्रेस्क्राइब की ऑक्सीजन एक बच्चे के लिए, इन्फेंट के लिए, जो कंडीशन क्या लेके आया आपके पास, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर आप प्लान करोगे कि उस बच्चे को ऑक्सीजन अभी तो देनी पड़ेगी। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर बच्चे को क्या होता है, मेनली क्या होती है आपके ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है ना, ऑक्सीजन की डिमांड। क्योंकि कंजेस्टिव हार्ट, जब हार्ट आपका फेल रहेगा तो बॉडी के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन का सर्कुलेशन नहीं होगा, ऑक्सीजन ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा, ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, और जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर क्या होगा, साइनोसिस होगा और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, है ना। साइनोसिस होगा, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, बच्चा जो होता है उसकी ग्रोथ जो होती है डिले हो जाएगी, इस टाइप की सिम्टम आते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर। तो यहाँ पर सवाल कह रहा है कि जब ऑक्सीजन आप पेशेंट को कब लगाओगे, ये सवाल ने पूछा है बेसिकली, कौन सी ऐसी कंडीशन है। ऑप्शन ए कह रहा है ड्यूरिंग फीड, ऑप्शन बी कह रहा है व्हेन मदर इज होल्डिंग एन इन्फेंट, ऑप्शन सी कह रहा है व्हेन चेंजिंग ए डायपर, ऑप्शन डी व्हेन ड्रॉइंग ब्लड सैंपल फॉर द इलेक्ट्रोलाइट वैल्यू। तो फीडिंग देने पर बच्चे के अंदर जब किसी बच्चे को फीडिंग दी जाती है तो उसके अंदर
ऑक्सीजन की डिमांड नहीं बढ़ती है, नॉर्मली बॉडी स्ट्रेस में नहीं जाती है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन देने की कोई बात नहीं होगी। ऑप्शन बी कह रहा है व्हेन द मदर इज होल्डिंग एन इन्फेंट, जब मदर होल्ड कर रही है तो ऑक्सीजन क्यों लगाएंगे, बैठे रहना दो, मदर खिलाएगी उसको, कोई दिक्कत नहीं है, सोएगा बेचारा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ऑक्सीजन क्यों लगाएंगे, बिना मतलब नहीं लगानी है। ऑप्शन सी कह रहा है कि व्हेन चेंजिंग द डायपर, क्या हो जाएगा डायपर चेंज करने से, डायपर चेंज करने से ऑक्सीजन के अंदर कोई डिफेक्ट आएगा, नहीं आएगा, तो यहाँ पर भी बिल्कुल गलत जवाब बनेगा। एक ऑप्शन डी कह रहा है व्हेन ड्रॉविंग अ ब्लड फॉर इलेक्ट्रोलाइट वैल्यू, जी हाँ दोस्तों, जब बच्चे का आप खून निकालोगे इलेक्ट्रोलाइट वैल्यू चेक करने के लिए, तो वो बच्चा क्या करेगा, आपके क्राई करेगा, क्या करेगा, क्राई करेगा, और जब बच्चा क्राई करेगा वो क्या इंक्रीज करेगा, इंक्रीज होगा लोड, वर्कलोड, क्या होगा, वर्कलोड होगा इंक्रीज, किसके ऊपर, बच्चे के हार्ट के ऊपर, और हार्ट के ऊपर लोड होगा, और हार्ट ऑलरेडी क्या है, कंजेस्टिव फेलियर है, हार्ट फेलियर, तो लोड उठा नहीं पाएगा, और जब लोड नहीं उठा पाएगा बच्चा, तो बच्चे के अंदर क्या रहेगी, डिक्रीज रहेगी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, और बच्चा कहीं ना कहीं साइनोसिस के अंदर चला जाएगा। उस कंडीशन के अंदर जो है प्यारन, जब जरूरत पड़ेगी तो हम क्या लगाएंगे, बच्चे को ऑक्सीजन। तो यहाँ पर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाले बच्चे के अंदर ऑक्सीजन की नीड कब रहेगी, जब बच्चा आपके क्राई करेगा, या हम यहाँ पर ब्लड के सैंपल लेंगे तब ऑक्सीजन की डिमांड लगाएंगे, ऑक्सीजन बच्चे को लगाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब बनेगा, बाकी ऑप्शन सारे खोटे जवाब है। अगला सवाल कह रहा है द नर्स इज केयरिंग फॉर एन इन्फेंट हु इज बोर्न विद हाइड्रोसिफेलस एंड हैज शंट इंसर्टेड, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इंडिकेट द शंट इज फंक्शन प्रॉपरली। एक बच्चा है, आप केयर कर रहे हो, जिसकी डायग्नोसिस क्या है, आपके हाइड्रोसिफेलस है ना, और उसको शंट लगाया है, इनमें से कौन सा साइन है जो ये इंडिकेट करता है कि शंट जो आपका प्रॉपर ठीक से काम कर रहा है। अब बताइए कौन सा इसमें सही जवाब बनेगा। ऑप्शन ए कह रहा है सनसेट साइन, ऑप्शन बी कह रहा है बल्जिंग एंटीनियर फॉन्टेनल, ऑप्शन सी कह रहा है डिक्रीजिंग डेली हेड सर्कम्फरेंस, एंड ऑप्शन डी कह रहा है वाइडेंड सुचर लाइन। हाइड्रोसिफेलस जो होता है, हाइड्रोसिफेलस क्या होता है कि इंक्रीज हो जाता है आपका CSF, है ना, ब्रेन का वेंट्रिकल्स जो होते हैं, वेंट्रिकल्स की लाइनिंग जिसको अपन कोरल प्लेक्सस के नाम से जानते हैं, वो क्या सीक्रेशन करते हैं, आपके CSF, और वो जो CSF होता है ना, मान लीजिए ये आपके ब्रेन है, इसको थोड़ा सा इसको डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, ये आपके वेंट्रिकल्स हो गए ब्रेन के, यहाँ पर कोरल प्लेक्सस मान लीजिए, यहाँ पर CSF का प्रोडक्शन हो रहा है, ये जो CSF, और किसी वजह से हाइड्रोसिफेलस जो होता है दो टाइप का होता है, कम्युनिकेटिंग का, नॉन कम्युनिकेटिंग टाइप का होता है। कम्युनिकेटिंग के अंदर क्या होता है कि जो सर्कुलेट करता है, इसके अंदर कम्युनिकेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना, सर्कुलेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन इसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, प्रोडक्शन ही बढ़ जाएगा तो ये इंक्रीज हो जाएगा CSF का लेवल। एक होता है नॉन कम्युनिकेटिंग, मतलब कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, जिसके अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप का मेन आता है ना, ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप, मान लीजिए ये सर्कुलेट कर रहा है लेकिन यहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो यहीं पर लेवल इसका बढ़ रहा है, तो ये क्या इंक्रीज हो जाएगा, CSF अगर फ्लो नहीं कर पाएगा तो भी आपके CSF इंक्रीज रह जाएगा, और जब CSF इंक्रीज रहेगा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इंक्रीज रहेगा, वो आपके क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा ICP का मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा देगा, है ना, हाइड्रोसिफेलस जो होता है ICP बढ़ा देगा, और उस कंडीशन के अंदर बच्चे के अंदर कौन साइन एंड सिम्टम आएंगे जो नीचे दे रखे हैं। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं, बच्चे को बेसिक नॉर्मली ड्रग्स से ठीक करते हैं, लेकिन बच्चे को जो है एक सर्जरी की जाती है जिसके अंदर VP शंट लगाए जाते हैं ना, है ना, शंट लगाए जाते हैं, बेसिकली शंट जो होते हैं, आप एक कनेक्शन क्रिएट करते हैं आपके, जैसे पहला होता है VP शंट होता है, दूसरा होता है आपके VA शंट। VP शंट का मतलब होता है वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल, तो और VA शंट का मतलब होता है वेंट्रिकुलो एट्रियल शंट। तो इस टाइप की शंटिंग की जाती है, जिसके अंदर जैसे VP शंट के अंदर क्या करते हैं, डायरेक्ट जो आपका वेंट्रिकल्स है उसके एब्डोमेन की जो पेरिटोनियम लेयर है वहाँ पर एक शंट, एक कनेक्शन की एक पाइप लगा दी जाती है, जिससे वो क्या करता है, CSF आपका डायरेक्ट वहाँ से फ्लो करके एब्डोमेन के अंदर चला जाता है, और यहाँ से लेवल कम हो जाता है, और ICP कम हो जाएगा, और CSF का लेवल कम हो जाएगा, और हाइड्रोसिफेलस ठीक हो जाएगा। VA वेंट्रिकुल एट्रियल के अंदर, शंट के अंदर क्या करते हैं, आपके जो हार्ट का जो राइट एट्रियम है वहाँ पर शंटिंग कर देते हैं, तो अल्टीमेटली कहीं इनके ड्रेन कर देंगे किसको, CSF को। और कभी कभार एक ड्रग्स पूछी जाती है जो आपके एसिटाजोलामाइड, ये जो होती है जिसको डायमॉक्स नाम से आती है,
ना, जो आपके ऑस्मोटिक डाययूरेटिक टाइप्स की रहती है, वो आपके इसके CSF के लेवल को कम करती है। तो ये सवाल है हाइड्रोसिफिलिस के बारे में, मोटी मोटी बातें हमने पढ़ी। अब इसके अंदर साइन एंड सिम्टम क्या आते हैं बच्चे के अंदर। पहला एक है सनसेट साइन। सनसेट साइन का मतलब होता है जब बच्चे का ये CSF का लेवल बढ़ेगा तो बच्चे का हेड सर्कमफ्रेंस बढ़ेगा मेनली, है ना। जब ब्रेन का लेवल, ये ब्रेन फूल जाएगा तो बच्चे का जो हेड है वो भी क्या रहेगा, इसका सर्कमफ्रेंस जो होती है साइज़ बढ़ जाएगी। और जब साइज़ बढ़ेगी तो एक साइन आएगा जिसको सनसेट साइन के नाम से जानते हैं। इसका मतलब होता है कि जो बच्चे की आइज़ होती है ना, आइज़ होती है वो आइज़ का जो आयरिश पार्ट होता है बेसिकली डाउनवर्ड होता है ना, डाउनवर्ड। तो ऐसा लगता है कि जो वाइटिश पार्ट होता है बच्चे का वो हमको विजिबल होता है देखने पर, है ना। तो वो सनसेट साइन के अंदर आता है। ऑप्शन बी कह रहा है बल्जिंग एंटीरियर फोंटेनल। एंटीरियर फोंटेनल जो होते हैं वो मेम्ब्रेनस गैप होते हैं आपके स्कल के सूचर के अंदर, है ना, और वो आपके बल्ज रहेंगे। ऑप्शन सी कह रहा है डिक्रीजिंग डेली हेड सर्कमफ्रेंस। ऑप्शन डी कह रहा है वाइड एंड सूचर लाइन। जब आपके एंटीरियर फोंटेनल बल्ज रहेंगे, सूचर जो होते हैं आपके हेड के अंदर वो क्योंकि ICP के कारण वो वाइड रहेंगे। तो अब सवाल ने पूछा कि जब शंट आप लगा दोगे तो कौन सी ऐसी कंडीशन है, कौन सा साइन है जो इंडिकेट करता है कि वो हेड सर्कमफ्रेंस जो है हाइड्रोसेफेलस ठीक हो रहा है, शंट काम कर रहा है। अगर सनसेट साइन वहाँ पर प्रेजेंट है, इसका मतलब है हाइड्रोसेफेलस बीमारी अभी भी है, प्रेजेंट है, ठीक नहीं हुआ है, तो ये गलत आंसर बनेगा। एंटीरियर फोंटेनल फिर भी बल्ज है तो ये शंट काम नहीं कर रहा है। एक है वाइड इन सूचर लाइन। अगर सूचर लाइन वाइड है इसका मतलब अभी भी CSF प्रॉपर ड्रेन नहीं हुआ है, शंट काम नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी है डिक्रीज डेली हेड सर्कमफ्रेंस। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब बनेगा यहाँ पर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब बनेगा, क्योंकि अगर हेड सर्कमफ्रेंस कम हो रहा है इसका मतलब एक CSF आपका ड्रेन हो रहा है, ICP कम हो रहा है, इसका मतलब आपका शंट क्या है, प्रॉपर काम कर रहा है। यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब बनेगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ द पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस का मैनिफेस्टेशन साइन कौन सा है, सबसे मेन साइन कौन सा है। ऑप्शन ए कह रहा है रीगर्गिटेशन, ऑप्शन बी प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, ऑप्शन सी स्टीटोरिया, ऑप्शन डी टेनिस्मस। बहुत लोग यहाँ पर सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी रहेगा प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। हॉलमार्क साइन रहता है आपका, मल्टीपल टाइम एग्जाम्स के अंदर पूछा सवाल है, बार बार पूछा जाता है और हर बार पूछा जाएगा, याद रखना है प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होता है, मान लीजिए आपका इसोफेगस, ये आपका स्टोमक हो गया, ये आपका यहाँ से ड्यूडेनम वगैरह स्टार्ट होती हैं, तो यहाँ पर ये तो आपका कार्डिक स्पिंक्चर हो गया, ये आपका पाइलोरिक स्पिंक्चर होता है। ये क्या हो जाता है, यहाँ पर बहुत ही टाइट हो जाता है। जब बहुत यहाँ पर टाइट हो जाएगा तो स्टोमक कंटेंट आगे फर्दर मूवमेंट नहीं करेगा। जब मूवमेंट नहीं करेगा वो यहाँ पर कलेक्ट होगा और इतना कलेक्ट होगा कि क्या करेगा, आपके फोर्सफुली वापस बैक करेगा, वॉमिटिंग करेगा। तो वो जो फोर्सफुल वॉमिटिंग है उसको अपन क्या करते हैं, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, जो पाइलोरिक स्टेनोसिस का हॉलमार्क साइन होता है। और सिम्टम की बात करें तो यहाँ पर इसके अंदर क्या देखा जाएगा, जब आप फिजिकल असेसमेंट करोगे बच्चे का तो एब्डोमेन को पाल्पेट करोगे तो वहाँ पर आपके ओलाइव शेप मास देखने को मिलेगा, ओलाइव शेप मास देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एब्डोमेन के अंदर ये फुल हो जाएगा तो यहाँ पर एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट देखने को मिलेगा, है ना, वेव लाइक मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये गैस्ट्रिक कंटेंट यहाँ से मूव करेगा। और क्या देखने को मिलेगा, वेव लाइक मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। और जो था आपका प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। और ये जो वॉमिटिंग है प्यारे दोस्तों, ये आपकी नॉन बिलियस रहती है ना, नॉन बिलियस मतलब इसके अंदर बाइल प्रेजेंट नहीं रहता है, नॉन बिलियस टाइप की रहती है। तो ये आपके पाइलोरिक स्टेनोसिस का हॉलमार्क साइन होता है कौन सा, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग जो था आपकी इंक्रीज ICP वाली कंडीशन के अंदर भी देखा जाता है ना, इंक्रीज ICP होता है उसके अंदर भी प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होता है। लेकिन पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर हॉलमार्क साइन अगर आपको कोई पूछे तो ऑप्शन बी प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब बनेगा। अगला सवाल देखिए, ये कह रहा है आपके रीगर्गिटेशन जो होता है आपके GERD के अंदर होता है, GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज होती है उसके अंदर देखा जाता है, जहाँ पर बैक फ्लो होता है आपके स्टोमक या गैस्ट्रिक कंटेंट का। एक देर का स्टीटोरिया का मतलब होता है फैट प्रेजेंट इन स्टूल। आपका जो वेस्ट मटेरियल होता है, फिकल मटेरियल होता है, उसके अंदर फैट प्रेजेंट होती है, उसको स्टीटोरिया के नाम से जानते हैं। वो मेनली आपके पेनक्रियाटाइटिस के अंदर देखने को मिलता है, पेनक्रियाटाइटिस, है ना, स्टीटोरिया। और टिनिस्मस का मतलब होता है फोर्सफुली अगर आप एग्जर्शन करते हो स्टूल पासेस के लिए, डिफिकेशन के लिए, उसको टिनिस्मस एक टर्म से जानते हैं। यहाँ पर भी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब बनेगा।
अगला सवाल कह रहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर रिकमेंडेड टू प्रिवेंट प्रेशर अल्सर एक्सेप्ट, इनमें से दिए गए सारे मेजर्स जो होते हैं रिकमेंडेड होते हैं प्रेशर अल्सर को प्रिवेंट करने के लिए एक्सेप्ट एक को छोड़कर, बाकी सारे 3 जो है वो मेजर काम करते हैं, एक जो होता है वो काम नहीं करता, रिकमेंडेड नहीं करते हैं प्रेशर अल्सर को प्रिवेंट करने के लिए। ये सवाल ने पूछा, एक्सेप्ट का सवाल है, 3 सही जवाब बनेंगे, एक गलत जवाब बनेगा, वो एक कौन सा वो अपन को देखना है। ऑप्शन ए कह रहा है यूजिंग वाटर ऑन एयर मैटर्स, ऑप्शन बी कह रहा है मसाजिंग द रेड एरिया विथ लोशन, ऑप्शन सी कह रहा है फ्रीक्वेंट चेंजिंग इन द पोजीशन, ऑप्शन डी कह रहा है प्रोवाइड मेटिकुलस स्किन केयर। क्या रहेगा आंसर? बेड सोर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्रेशर अल्सर बेड सोर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक रहता है। देखो बेड सोर प्रेशर अल्सर डेवलप क्यों होते हैं? अगर कोई पेशेंट जो होता है बेड सोर है ना, बेड सोर की बात करें, बेड सोर अगर कोई पेशेंट जो होता है आपके क्रोनिक बेड रिडन होता है ना, क्रोनिक बेड रिडन बेड रेस्ट के अंदर रहता है, या अगर कोई पेशेंट जो होता है ओबेस है ना, या फिर वेरी थिन है, या लॉन्ग टाइम अगर बेड रिडन रहेगा, तो उसके अंदर क्या होगा, जो आपकी प्रेशर की वजह से ना प्रेशर की वजह से जो बोनी साइट है, जो मेनली जैसे आपका सैक्रम हो गया, आपका जो हेड का जो आपका ऑक्सीपिटल एरिया होगा, स्केपुलर रीजन हो गया, आपके जो हील्स वाला एरिया होगा, वहाँ पर क्या होगा, ये प्रेशर की वजह से डिक्रीज हो जाएगी ब्लड सप्लाई जब डिक्रीज हो जाएगी तो वहाँ पर ड्राइनेस होगी, और ड्राइनेस की वजह से वहाँ पर क्या रहेगा, इसी में रहेगा, और जब ब्लड सप्लाई नहीं रहेगी, इसी में नहीं रहेगा, तो वहाँ पर प्रेशर अल्सर डेवलप हो जाएंगे, प्रेशर अल्सर, या उनको बेड सोर के नाम से भी जानते हैं, बेड सोर के नाम से जाते हैं। तो उस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पर क्या रिकमेंडेड करते हैं, ये सवाल ने पूछा है। ऑप्शन ए कह रहा है यूजिंग वाटर और एयर मैटर्स। जी हाँ, एयर मैटर्स और वाटर के जो मैटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके अल्टीमेटली प्रेशर को कम करते हैं, और एयर मैटर्स को इसको प्रेशर अल्सर को प्रिवेंट करते हैं, तो ये रिकमेंडेड है बिल्कुल यहाँ पर। ऑप्शन बी कह रहे हैं आपके मसाजिंग द रेड एरिया विद द लोशन, अभी हम देखते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है फ्रीक्वेंट चेंजिंग इन द पोजीशन। जी हाँ, फ्रीक्वेंट चेंजेस करेंगे आपके पोजीशन, क्योंकि पोजीशन अगर आप चेंज करोगे तो वो आपके प्रेशर को अल्टर्ड कर देगा और ब्लड सप्लाई को कंटिन्यू करेगा, तो ये भी एक रिकमेंडेड है आपके प्रेशर अल्सर को प्रिवेंट करने के लिए। ऑप्शन डी कह रहा है प्रोवाइड मेटिकुलस स्किन केयर बिल्कुल, अगर आपको पेशेंट की बैक केयर देनी है, मेटिकुलस का मतलब होता है जनरल है ना, मतलब उसको साफ सफाई करेंगे वगैरह इस टाइप से, तो मेटिकुलस नॉर्मल जनरल स्किन केयर। ऑप्शन बी कह रहे हैं मसाज करेंगे रेड एरिया को विद लोशन, जहाँ पर रेड एरिया हो रहा है, डेवलप हो रहा है पेप्टिकल या आपके प्रेशर अल्सर, उसको लोशन के साथ में कभी मसाज नहीं करना है, बिल्कुल। ऑप्शन बी यहाँ पर गलत जवाब दे दिया, एक्सेप्ट का सवाल था, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब बनेगा। बेड सोर के ऊपर कभी भी आपको लोशन हुआ, आपको पाउडर हुआ, या कुछ क्रीम्स वगैरह हुआ, ये कभी भी अप्लाई नहीं करनी है, नॉट अप्लाई, नेवर अप्लाई करनी है, नेवर, कभी भी अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ये जो होते हैं आपके उसके रिस्क को बढ़ा देते हैं और हीलिंग अल्टर्ड कर देते हैं, है ना। तो प्रिवेंस करने के लिए आपको एयर मैट्रेस यूज़ करना है, मसाज करना है एरिया को, ये लोशन से कभी नहीं करना है, हल्के हल्के आप मेटिकुलस केयर दे सकते हैं। फ्रीक्वेंट पोजीशन चेंज होता है वो बेस्ट रहता है ना, बेस्ट ट्रीटमेंट प्रिवेंट करने के लिए। पोजीशन जो होती है आपकी हर 2 घंटे से दी जाती है ना, कितने घंटे से पोजीशन जो होती है आपके 2 आवरली, हर 2 घंटे से आपको पोजीशन चेंज करनी है ना, ये रिकमेंडेड किया जाता है। तो यहाँ पर मसाज बिल्कुल अपन नहीं करेंगे लोशन के साथ में, ये सवाल को गलत कर देता है, और एक्सेप्ट का सवाल था, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब बनेगा। बेड सोर के लिए आपके ब्रेंडन स्केल यूज़ की जाती है ना, ब्रेंडन स्केल, इसकी स्कोरिंग दी जाती है, उसके अंदर स्केल का नाम है ब्रेंडन स्केल। तो ये कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बात है आपकी बेड सोर के रिगार्डिंग। अगला सवाल कह रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलस ऑफ द लैक्टेशन बाय, लैक्टेशन के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलेशन कौन बनता है? ऑप्शन ए कह रहा है पीपीएच, ऑप्शन बी शकिंग, ऑप्शन सी मेटाक्लोप्रामाइड एंड ऑप्शन डी इज द ब्रोमोक्रिप्टिन। जी हाँ, यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब बनेगा। शकिंग जो है स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलेशन रहता है आपके लैक्टेशन का। कैसे रहेगा? शकिंग का मतलब होता है जो इन्फेंट होता है, जो न्यूबॉर्न होता है, वो मदर के ब्रेस्ट को क्या करेगा, सक करेगा, ब्रेस्ट सक बाय इन्फेंट। और वो इन्फेंट अगर जो न्यूनेट है, न्यूनेट बेसिकली सही वर्ड रहेगा यहाँ पर, न्यूबॉर्न। और यहाँ पर क्या होगा, गुड अटैचमेंट, बच्चे का गुड अटैचमेंट होना चाहिए,
गुड अटैचमेंट रहेगा, उससे क्या होगा कि मदर की जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वहाँ से ऑक्सीटोसिन का रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन का रिलीज होगा। और ये ऑक्सीटोसिन कहाँ पर काम करेगा, आपके ब्रेस्ट की जो मेमोरी ग्लैंड से वहाँ पर काम करेगा, और वहाँ से क्या करेगा, मिल्क इजेक्शन करेगा, जिसको अपन लेट डाउन रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं, लेट डाउन रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। और मिल्क इजेक्शन का काम करता है आपके ऑक्सीटोसिन। एक होता है प्रोलैक्टिन क्या करता है, आपके मिल्क सिंथेसिस का काम करता है, फॉर्मेशन का काम करता है, बनाने का काम करता है, लेकिन मिल्क को इजैकुलेट करने का काम कौन करता है, वो आपके ऑक्सीटोसिन। बिल्कुल सही जवाब बनेगा, लेट डाउन रिफ्लेक्स इसको अपन कहते हैं, है ना। तो बच्चे का गुड अटैचमेंट होना चाहिए। ऑक्सीटोसिन जो होता है आपके फिर मिल्क का इंजेक्शन करेगा, जिसको अपन लेट डाउन रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। पीपीएच का मतलब होता है आपके पोस्टपार्टम हेमरेज होता है, ये जो डिलीवरी के बाद की कंडीशन रहती है। मेटाक्लोप्रामाइड जो होता है आपके प्रोकाइनेटिक एजेंट रहता है, और ये आपकी मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है, मिल्क ब्रोमोक्रिप्टिन जो रहता है ये डिक्रीज करती है मिल्क प्रोडक्शन, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब बनेगा, बाकी ऑप्शन सारे गलत हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे माय डियर फ्रेंड्स, जहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन विद द रेशनल हमने यहाँ पर ट्राई की है कि अच्छे से हमको समझ में आए। और भी आने वाले एग्जाम्स के अंदर हम और फर्दर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम रुकते हैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को, चैनल को मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच करवाएं, रीच करवाएं, शेयर करें इसको, ताकि हम किसी और का भी भला कर सकते हैं। अगर हम किसी और को बेनिफिट कराएंगे तो अल्टीमेटली ऊपर वाला हमारा बेनिफिट ज़रूर करेगा। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है और बात होती है ना। तो लगा रहे, सीखते रहें, हंसते रहें, मस्त रहें। हम रुकते हैं यहीं पर, मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।